हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रजनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कानूनी सलाह पर जो कि अधिकतर परिवारों में पति पत्नियों के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं, मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं परिवार में। तो जब लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाते हैं कि पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करना पड़ जाता है। जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो जाता है तो उसके बाद अगला जो स्टेप पत्नी का होता है वो होता है कि वो अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग करे, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा करके गुजारे भत्ते की मांग की जाती है। तो वो केस पति के ऊपर लागू हो उससे पहले पति बचना है या अपना बचाव करना है, तो उनके लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अनावश्यक रूप से जो गुजारा भत्ता आपके ऊपर थोप दिया जाता है उससे बचा जा सकता है। तो उन्हीं कुछ बातों को लेकर के आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप लोग इसे अंत तक नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाते हैं कि पति पत्नी के बीच इतना मनमुटाव हो जाता है, इतने लड़ाई झगड़े और मतभेद हो जाते हैं कि पत्नी कोर्ट तक पहुंच जाती है। जब पत्नी लड़ाई झगड़े के दौरान जब कोर्ट में पहुंचती है तो वो पति के ऊपर या पति के परिवार के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर करती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर करने के बाद उनका जो अगला जो स्टेप होता है वो होता है गुजारे भत्ते की मांग करना अपने पति से। तो वो जो मेंटेनेंस की जो मांग करती है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, तो उस मांग के तहत जब कोर्ट उनके पति के ऊपर गुजारे भत्ते की जो ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि आपको हर मंथली इतना इतना देना पड़ेगा, अगर इन गुजारे भत्ते की मांग को अगर कम करना है या को उससे बचना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि आपके ऊपर कम से कम गुजारा भत्ता आपके ऊपर लगे या फिर लगे ही नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, जिनका केस आपके ऊपर दायर हो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कुछ एक बिंदुओं पर मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ। तो उसे अपनी जितनी भी कीमती संपत्तियां हैं, जिसमें मकान हो, कार हो, पॉलिसियां हो, कुछ ऐसी बहुमूल्य चीजें, बहुमूल्य वस्तुएं, उनकी जानकारी अपनी पत्नी को ना होने दें और हो सके तो आप अपने किसी विश्वास वाले व्यक्ति के नाम इन सारी चीजों को ट्रांसफर कर दें, जिन पर आपको विश्वास हो कि ये कल को अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे को वापस करने में मना नहीं करेगा या इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के नाम आप अपनी कीमती संपत्ति को नाम कर दें, कीमती चीजों को नाम कर दें, जिससे कि ना तो आपके नाम पर कोई चीज रहेगी, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, तो ना ही आपके ऊपर कोई अनावश्यक रूप से मेंटेनेंस की नाजायज मेंटेनेंस की मांग थोपेगा कोई भी। तो इस चीज का विशेष रूप से पतियों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, पतियों को एक विशेष रूप से ये चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर दिया है तो आपको कभी भी अपनी पत्नी को अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता के घर रहती है तो उसको वहीं रहने दें। बार बार अगर वो आने की कोशिश करती है किसी भी बहाने से तो उसको आने ना दें, क्योंकि अगर वो आपके घर में एंट्री करेगी, बार बार अगर आती रहेगी, तो वो आपकी घर की बातें या आपकी कोई भी जानकारी अपने वकील को बता सकती है, और जिससे कि आपके केस भी कमजोर होगा और आपके केस में नुकसान हो सकता है और उनको फायदा हो सकता है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि पत्नी को अपने घर में ना घुसने दें। तीसरी बात, अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों की कस्टडी आप अपने पास रखें, बच्चों को आप अपने पास रखें, क्योंकि बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो वो मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर ये एक और ये बर्डन नहीं डालेगी कि मैं बच्चों को रख रही हूँ, बच्चों का मेंटेनेंस भी मुझे चाहिए। तो बच्चों को आप अपने पास रखेंगे तो उस चीज से आपका बचाव हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर
आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई ऐसा उनके पास ऐसा कोई हाथ का दस्तकार जैसे कढ़ाई बुनाई, ब्यूटी पार्लर, एक्स्ट्रा कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं जिनसे एक अर्निंग का संसाधन तैयार किया जा सकता है या अर्निंग हो सकती है, या वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो कहीं पे भी अपना कहीं पढ़ के या कहीं प्राइवेट ऑफिस वगैरह में काम करके अपना अर्निंग कर सकती है, अपना गुजारा भत्ता चला सकती है। अगर इस तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो उन्हें आप अपने पास रखें। जब जरूरत पड़े तो आप अपने वकील के माध्यम से उनको पेश कर सकते हैं और ये कोर्ट के सामने बता सकते हैं कि जनाब ये इतनी पढ़ी लिखी हैं और अगर ये कहीं पर नौकरी करती हैं तो वो 7-8 हजार रुपये महीने आराम से कमा सकती हैं, जो कि अपना गुजारा भत्ता कर सकती हैं। और चौथी बात यह है कि अगर आपके माँ बाप हैं आपके साथ में, तो आप अपने माँ बाप से अगर आप चाहें तो अपने माँ बाप से भी अपने ऊपर एक मेंटेनेंस के लिए एक केस भी दायर करवा सकते हैं। जैसे कि ये रहेगा कि भाई मेरे माँ बाप की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और माँ बाप को भी खर्चा मुझे देना है, तो मैं किस किस को खर्चा दूंगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके उस जो अनावश्यक रूप से जो मेंटेनेंस आपके ऊपर थोपा जाएगा उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और आपको अनावश्यक रूप से वो गुजारा भत्ता उनको नहीं देना पड़ेगा। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका हम अगर ये हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो 100% हमें अपने केस में मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं हमें इससे सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।